नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मास्टर डिवीजन क्लास में। और अब मैं लेके आऊँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। पूरे चैप्टर को जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट एक नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लिया गया है। पूरे रिवीजन कराने का मकसद ये है कि पूरे चैप्टर को बहुत सिंपल लैंग्वेज से लेकिन एक्यूरेट तरीके से आपको आंसर बनाना और ऐसे बताना कि आपके दिमाग में एकदम से पेपर से पहले बैठ जाए। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम है। जैसे आपके पेपर आ रहे हैं, लेटेस्ट पेपर, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है इसको। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्वेश्चन घुमा फिरा के एक्टिविटी बेस आते हैं जैसा आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें पढ़ लोगे तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दे पाओगे। ये वीडियो सभी के लिए है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन सब के लिए तो है ही, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट आंसर और बहुत ईजी लैंग्वेज रखा गया है ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और उनके लिए भी है जिन्होंने 100% तैयारी कर रखी है, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट को इंक्लूड किया हमने। तो अगर कोई टॉपिक आपका छूट भी रहा होगा तो इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन क्लास चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी। यहां से आपका एक चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। भाई इतना याद रखिए शॉर्ट में, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि बच्चों ये फिजिक्स है और फिजिक्स में ना लैंग्वेज मायने नहीं करता, नॉलेज मायने करता है। तो बस इतना याद रखिए, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्विच, स्विच क्या करता है। अ स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक। ये लिंक बनाता है, किसके बीच लिंक बनाता है, बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। बल्ब और सेल के बीच जो कंडक्टिंग लिंक बनाता है वो स्विच है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ जो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ में फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है जिसमें कम से कम 5 चीजें आपको शो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बल्ब आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वायर दिखाना पड़ेगा, ये पूरा वायर है। उसके बाद एमीटर होना चाहिए, आपके पास एक प्लग होना चाहिए और बैटरी या सेल होना चाहिए। तो कम से कम 5 चीजें तो जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो भी लिखा हुआ अभी यहाँ पे देखिए। बल्ब होना चाहिए, कंडक्टर यानी वायर, सेल या बैटरी, स्विच और एमीटर। ये 5 चीजें होना चाहिए आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पहले पेज पे हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। स्विच क्या करता है, तो ये लिंक बनाता है दो चीजों के बीच में। एक आपका सेल होना चाहिए, दूसरा बल्ब। तो सेल और बल्ब के दोनों को जोड़ने वाले को हम लोग स्विच कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 चीजें आती है, बल्ब, कंडक्टर, सेल, स्विच, एमीटर। ठीक है ना। अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पर इतना याद रखिए, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जब इलेक्ट्रिक चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बस इतना याद रखिए, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, यानी चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, ये पहला फॉर्मूला आपके पास। ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जो कि एक बेहतरीन साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, इनके सम्मान में रखा गया था। 1 एम्पियर अगर पूछा जाता है 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। बस इतना याद रखना है, 1 एम्पियर, और कोई ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ 1 एम्पियर याद रखिए। 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ना, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस आती है। उस डिवाइस का नाम है एमीटर, और ये हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में। यही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई आलतू फालतू बकवास नहीं करेंगे, टू शॉर्ट में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ताकि आप बहुत आसानी से पूरा सिलेबस कर पाओ। सबसे पहले इस पेज पर क्या जाना, एक बार रिवाइज करा दूं। यहां मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, इसका ऐसा एम्पियर होता है, जो कि एक साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया था। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आते हैं उसको एमीटर कहते हैं, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। नाउ नेक्स्ट पे लेके आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है,
तो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, याद रखिए हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना की प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल फिनोमिना की, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी होती है उसमें, उसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज को दो टाइप्स में बांटे जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका एसआई यूनिट होता है कुलाम, चार्ज का एसआई यूनिट कुलाम होता है। 1 कुलाम की वैल्यू याद रखना आपको 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, या 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये 1 कुलाम की वैल्यू है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। now अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप एक बात समझिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है, चार्ज को तो फ्लो करना पड़ेगा ना, ए से लेकर बी तक चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा। तो ए से लेकर बी तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है ना, हम क्या लेके जा रहे हैं? चार्ज, वायर के अंदर चार्ज लेके जा रहे हैं। तो ए से लेकर बी तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और यही चीज आप चाहो तो शॉर्ट में याद कर सकते हो, जो मैंने बोला वर्क अपॉन में चार्ज, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क, यही चीज यहां पे देखिए लिखा हुआ है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क लगता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए डायग्राम ये रहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम चार्ज लेकर जा रहे हैं और चार्ज को ले जाने में जो वर्क लगता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होता है, यानी चार्ज जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो हो पाता है। इस पेज पे मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन क्या है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो उसको इलेक्ट्रिकल फिनोमिना देता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देता है। ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका एसआई यूनिट होता है कुलाम। एक कुलाम की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। याद रखोगे। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चार्ज जाता है। नाउ अगला पे लेके आता हूं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज, यानी वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दोगे आप तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्टा या वोल्ट, से वोल्ट याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जो कि एक साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया था। ये साइंटिस्ट है जिनके नाम पर वोल्ट पड़ा था इसका एसआई यूनिट। 1 वोल्ट की अगर वैल्यू पूछता है आपसे तो 1 वोल्ट का वैल्यू होता है 1 जूल अपॉन में 1 कुलाम। 1 वोल्ट की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 जूल अपॉन में 1 कुलाम। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना आपको जिसको यूज किया जाता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर कहते हैं और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। नाउ अगला आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम ने दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया था, वो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का प्रेशर बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, या जितना ज्यादा करंट को कम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा। इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला था ओम ने कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही चीज यहां पर बोला जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V की बात हो रही है, अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट। किसके होता है? करंट के। फ्लोइंग थ्रू इट, जो करंट फ्लो हो रहा है ना तार में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी घुमा फिरा के बात तो इतनी सारी बात में बात तो इतनी से भी खत्म हो गई ना। एक बात बताओ, कोई बच्चा इतनी सारी बातें रटेगा और कोई चीज इतना बात समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट। बात खत्म हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा। बस एक चीज यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। यहाँ पर इस लॉ का एक कंडीशन बोलो कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना और घटना नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ओम्स लॉ ने ओम ने जॉर्ज साइमन ओम ने दो चीजों के बीच रिलेशन बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। इस पेज पे हमने क्या जाना, हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो कि होता है वर्क अपॉन में चार्ज। शॉर्ट में लिखते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में की। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क और Q का मतलब चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जो कि एक महान साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया था। 1 वोल्ट की वैल्यू होती है 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 जी अपॉन में 1 सी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्ट मीटर है, और ये कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल फॉर्म में। ओम्स लॉ, ओम ने दो चीजों का रिलेशन बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक रिलेशन बताया था। रिलेशन ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ ये आप देख सकते हो यहाँ शॉर्ट में भी लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आप दोनों को इक्वल लगाओगे तो फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रेसिस्टेंस है, यहाँ आर। तो एक नया फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ तक तीन फॉर्मूले हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, आपको याद हो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और तीसरा V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब तक तीन फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो, क्योंकि फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना। यहाँ पे ग्राफ भी आपको याद रखना, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है कि ये इलेक्ट्रिक करंट का है, और ये जो एक्स एक्सिस होगा इलेक्ट्रिक करंट का होगा, जो वाई एक्सिस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। और बिल्कुल 45 का एंगल बनाना है, बीचों बीच निकालना है, क्योंकि दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो दोनों के बीच बिल्कुल 45 का एंगल बनेगा बीचों बीच। नाउ रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे तार है, तार एक कंडक्टर है। किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, वो चार्ज के फ्लो को रोकता है। रेसिस्ट मतलब रोकना। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो चार्ज के फ्लो को रोकता है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका एसआई यूनिट ओम, क्योंकि ओम ने ही अपने फॉर्मूले में दिया था, तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट भी ओम है। और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके पेपर में पूछता है 1 ओम की वैल्यू क्या है, तो 1 ओम का फॉर्मूला याद रखिए 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। 1 ओम, ओम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है इसका। तो 1 ओम का जो है फॉर्मूला है वो है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। अगला आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस? तो ये कंपोनेंट, ये एक डिवाइस का नाम है, ध्यान रखोगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस और कुछ नहीं, एक डिवाइस है, कंपोनेंट है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये यूज किया जाता है टू रेगुलेट और कंट्रोल करंट। करंट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है ना, उसको वेरिएबल रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये कंपोनेंट है, डिवाइस है, जो यूज किया जाता है रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए? तो इलेक्ट्रिक करंट को, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। जो अगले पेज पर आएगा, वोल्टेज को नहीं चेंज करना, लेकिन हम करंट को चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को छेड़े बिना। तो उस डिवाइस का नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये था V डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया ओम्स लॉ का। रेसिस्टेंस का मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टर की। क्या प्रॉपर्टी होती है? टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रोकना। बस कीवर्ड याद रखिए। इसका एसआई यूनिट ओम होता है, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन में आई होता है। 1 ओम की वैल्यू होती है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये डिवाइस का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, जिसका इस्तेमाल होता है रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज में चेंज करे बिना। ना अगला टॉपिक लेके आता हूं मैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? व्हाट इज रियोस्टेट? तो ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक कंपोनेंट है। व्हाट इज रियोस्टेट? अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस है कॉल्ड रियोस्टेट, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। इट इज ऑफ्टन यूज, इसका यूज किया जाता है टू चेंज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको रियोस्टेट कहते हैं, एक सर्किट के अंदर। तो इतना सारा याद नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखो, चेंज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसका नाम रियोस्टेट है। गुड कंडक्टर कौन होता है? गुड कंडक्टर वो होता है जिसका लो रेसिस्टेंस होगा। बैड कंडक्टर कौन होगा? जिसका हाई रेसिस्टेंस होगा। याद रखो, गुड कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, बैड कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टर क्या होता है? व्हाट इज ए रेसिस्टर?
अ कंडक्टर हैविंग, अब मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर मतलब क्या, तार लिया जो कि कॉपर से बना है, एल्युमिनियम से बना या सिल्वर से बना है, कुछ भी हो सकता है। अ कंडक्टर हैविंग सम अपेरेंट रेसिस्टेंस, अब आपने कंडक्टर लिया तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना, थोड़ा बहुत चार्ज को वो रोकेगा। तो एक कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है उसी को उसको रेसिस्टर बोला जाता है। एक कंडक्टर जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होता है उसको हम रेसिस्टर के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी हम कंडक्टर लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होगा। कॉपर का लेंगे, सिल्वर का लेंगे, एल्युमिनियम का लेंगे तो इनमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। कोई और वायर लेंगे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कोई भी कंडक्टर लेंगे जिसमें थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जरूर होगा उसी को रेसिस्टर के नाम से जाना जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, देखिए रेसिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी रेसिस्टेंस कब बढ़ाई जा सकती है या रेसिस्टेंस को कब घटाई जा सकती है। कई प्रकार से पूछते हैं पेपर में, ऐसे पूछेंगे फैक्टर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ऐसे ही पूछेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस डिपेंड, कौन से फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड होता है। तो कम से कम तीन तो आप बता ही सकते हो, चौथा मैं आपको भी बताऊंगा। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा ना उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि उसका एरिया कितना है, एरिया का मतलब थिकनेस, तार की थिकनेस कितनी है, पतला तार है, मोटा तार है। और तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने उस तार को जो बनाया ना, आपने वायर जो आपने बनाया वो किस मटेरियल से बनाया। तो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले कम से कम चार फैक्टर, तीन तो ये लिखे हुए, एक मैं आपको बता रहा हूं, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल, और चौथा आप लिख सकते हो टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है रेसिस्टेंस पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा रेसिस्टेंस भी होता है। तो टेम्परेचर से भी रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अब इसी चीज को हम ना ऐसे याद करेंगे क्योंकि पेपर में आजकल ऐसे आता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बच्चों ये फिजिक्स है इसलिए इस चीज को समझो, ये सब चीजें कम पूछते हैं आजकल, ये पूछते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर लेंथ को 4 गुना बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस भी 4 गुना बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा ना कंडक्टर का उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। देखो लिखा हुआ है, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लें, रियोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस का नाम है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो चेंज कर सकता है रेसिस्टेंस को। गुड कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, बैड कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टर क्या होता है, तो ऐसा कंडक्टर जिसमें थोड़ा बहुत तो रेसिस्टेंस होगा उसको रेसिस्टर बोला जाता है। फैक्टर इफेक्टिंग रेसिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस इफेक्ट होता है या कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड होता है। तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा टेम्परेचर। ये चार फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस इफेक्ट करता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को ना ऐसे याद करो क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे आता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, जितना ज्यादा लेंथ को बढ़ाएंगे ना कंडक्टर का रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, या लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज भी होगा। क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, बोलिए रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा थिकनेस करेंगे ना, मोटा करेंगे तार को, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा होता रिलेशन। इससे एक फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला ये था, रेसिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए, रेसिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए। ये जो आप पी जैसा दिख रहे हो इसको रॉ बोलते हैं, ये रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिव मतलब वैल्यू, किसी वायर की रेसिस्टेंस की वैल्यू, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रेसिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला मिल गया, वो है रॉ लेंथ अपॉन में एरिया। यहाँ एल का मतलब लेंथ है, ए का मतलब एरिया है, और इसका मतलब रॉ है, रॉ का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या होती है एक बात बताइए, कोई भी हम तार लेंगे उसमें रेसिस्टेंस तो होगा, तो उसकी जो वैल्यू है उसे रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, कितना ज्यादा रेसिस्टेंस वो बना रहा है। तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। जैसे गुड कंडक्टर, इसकी रेसिस्टिविटी 10 की पावर -6 ओम मीटर से शुरू होता है और 10 की पावर माइनस ओम मीटर तक खत्म हो जाता है। बैड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 10 की पावर -12 मीटर से 10 की पावर 17, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये माइनस नहीं आएगा, सिंपल आएगा 10 की पावर 12। तो बैड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो होती है वो 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर के बीच में होता है। वहीं जो एलॉय होता है ना, एलॉय, उनकी रेसिस्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है, इससे थोड़ी ज्यादा होगी बट इससे कम होगी एलॉय की। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस यूज करे होंगे, आपके घर में भी होंगे, जैसे गीजर, आयरन रॉड, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव। ये सब क्या है,
ये सब इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये सब तो हमें पता ही है, कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस ना एलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एक बार रिवाइज करा दूं, ये रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इसका मतलब एरिया को अगर बढ़ाएंगे ना तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला मिलता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए। यहाँ एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया, और ये जो है वो रेसिस्टिविटी कहलाती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर कोई तार वायर रेसिस्टेंस बना रहा है तो कितना रेसिस्टेंस बना रहा है उसकी वैल्यू होगी ना, कि 1 2 3 कुछ तो वैल्यू होगी, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। जैसे ऐसा यूनिट होता है इसका ओम मीटर। गुड कंडक्टिंग रेसिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर से 10⁻⁸ ओम मीटर के बीच में होती है। बैड कंडक्टिंग रेसिस्टिविटी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होती है। और जितने भी एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी इससे ज्यादा होती है बट इससे कम होती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है जो अपने घरों में यूज करते हैं, गीजर, आयरन रॉड, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है। और इन सभी में हम ना एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा जाएगा क्यों, क्यों भाई एलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हो आप? उसका रीजन है, आपसे पूछा जाएगा क्यों इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में एलॉय का इस्तेमाल क्यों होता है, व्हाई। तो एलॉय डू नॉट ऑक्साइड, एलॉय जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता, जलता नहीं है एट हाई टेम्परेचर। एलॉय की खासियत क्या है कि हाई टेम्परेचर पे भी ये जलता नहीं है, बर्न नहीं होता। इसलिए जितने भी हीटिंग डिवाइस आपके घरों में उन समय एलॉय का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में याद रखना, ये जो बीच में जो ग्लो होता है ना उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। और ये फिलामेंट एक एलॉय से बनता है जिसका नाम है टंगस्टन। इस टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। याद रखोगे, 3380 डिग्री सेल्सियस ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक वायर जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में बेसिकली दो चीज से बनती होती है, या तो एल्यूमिनियम से या कॉपर से। मोस्टली एल्यूमिनियम और कॉपर वायर ही यूज होता है हमारे घरों में। टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के दो कैटेगरी होती है, एक होती है रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल ही लोग याद रखते हैं। रेसिस्टेंस दो प्रकार की होती है, एक होती है सीरीज वाली रेसिस्टेंस, एक होती है पैरेलल वाली रेसिस्टेंस। और न्यूमेरिकल बेसिकली इसी के ऊपर आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेस में एलॉय का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि एलॉय जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे जलता नहीं है, इसलिए एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं उसमें जो बीच में ग्लो होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट एक एलॉय से बनता है, उस एलॉय का नाम टंगस्टन है और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 380 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे घरों में यूज होता है मोस्टली वो एल्यूमिनियम और कॉपर का बना होता है। रेसिस्टेंस दो टाइप की होती है, एक सीरीज और एक पैरेलल। ना अब दोनों में फर्क बताता हूं आपको, रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगला पे लेके आता हूं रेसिस्टेंस इन सीरीज। पहले समझिए रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में। दीज रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, बस इतना याद रखिए। ऐसा रेसिस्टेंस जो एंड टू एंड कनेक्ट हो। सर ये एंड टू एंड का क्या मतलब है? एंड टू एंड का मतलब ये होता है, देखिए ये एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, फिर आगे शुरू हो जाएगा एक एंड और दूसरा एंड, फिर आगे शुरू होगा एक एंड और फिर दूसरा एंड। तो ऐसा रेसिस्टेंस जो एंड से एंड कनेक्ट हो, एंड से एंड कनेक्ट हो, दीज रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ऐसा रेसिस्टेंस जो एंड से एंड कनेक्ट हो उसको रेसिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। ये इसका डायग्राम। तो किसी भी ऐसा दिख जाए आपको डायग्राम, अभी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको, उसमें देखना इस टाइप का डायग्राम होगा वो रेसिस्टेंस इन सीरीज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जो इसका रेसिस्टेंस होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, सबको प्लस कर दो। रेसिस्टेंस इन सीरीज का ही फॉर्मूला होता है। रेसिस्टेंस इन सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अगर सीरीज में कोई चीज कनेक्ट है ना तो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। दोबारा बोलूं, अगर कोई चीज सीरीज में है तो उस सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। वोल्टेज सबकी अलग अलग होगी, तो टोटल वोल्टेज जो आएगा, टोटल वोल्टेज निकालने का तरीका है कि सारे वोल्टेज को प्लस कर दो, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। रेसिस्टर निकालने का भी ऐसी फॉर्मूला है, वोल्टेज निकालने का भी ऐसी फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम रहती है। इफ एनी वन रेसिस्टेंस इज ब्रोकन, अगर कोई एक रेसिस्टेंस टूट जाए, सीरीज में दिक्कत क्या है, अगर कोई भी एक रेसिस्टेंस टूट जाए तो ऑल अदर स्टॉप वर्किंग, तो सारे के सारे काम करने बंद कर देंगे। इसका बेस्ट यूज कहां होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है। अगर कोई आग लग जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप नीचे आ जाता है और सारे डिवाइस बंद हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका इस्तेमाल किया जाता है सीरीज का। दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ऐसा रेसिस्टेंस जो एंड से एंड कनेक्ट हो, ये इसका डायग्राम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा, इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम होता है, ध्यान रखना इस बात का, इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम होता है। जब कोई चीज सीरीज में कनेक्ट होती है वोल्टेज सबको प्लस करके आता है। अगर कोई एक रेसिस्टेंस भी टूट जाए तो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे, और इसका बेस्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में।
ना अगला लेके आता हूं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? तो दीज रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच कनेक्ट होता है। दो पॉइंट का मतलब देखिए ऐसे, एक रेसिस्टेंस हो गया, ये मान लीजिए एक्स पॉइंट है और ये मान लीजिए वाई पॉइंट है। तो सारे रेसिस्टेंस दो पॉइंट के बीच होंगे, सारे रेसिस्टेंस जो होंगे वो दो पॉइंट के बीच होंगे, इसे बोलते हैं पैरेलल। क्योंकि सारे रेसिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में है तो इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे आप देख सकते हो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ये डायग्राम है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। कई बार आ जाता है डायग्राम में, तो एक सर्किट बना के दिखाओ, रेसिस्टेंस इन पैरेलल का एक सर्किट बना के दिखाओ, तो ये बनाना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल का? तो 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, जो हम आगे प्रूव भी करेंगे फॉर्मूला आया कैसे। तो ये रेसिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब पैरेलल में होती है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो सब में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है ईच रेसिस्टर। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट है ना कोई चीज, तो इलेक्ट्रिक करंट सब में अलग अलग होगा। इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला है, पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा, तीसरा, सबको प्लस कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। लेकिन वोल्टेज सब में सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम होती है, जो एक में होगा वही सब में वोल्टेज होगा। इफ वन रेसिस्टेंस आर ब्रोकन, मान लो कोई एक रेसिस्टेंस टूट जाए, नो इफेक्ट ऑन अदर रेसिस्टेंस, तो दूसरे रेसिस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीरीज में क्या हुआ था, एक टूट गया था, सारे ने स्टॉप कर दिया था वर्किंग। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, अगर एक रेसिस्टर भी टूट जाए तो बाकी रेसिस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूज कहां होता है? तो यूज इन हाउस होल्ड सर्किट। जितने भी हमारे घर में हाउस होल्ड सर्किट है वहां पैरेलल यूज होता है। अगर मुझे पंखा चलाना है तो केवल पंखा ही चलेगा ना, बाकी तो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो पैरेलल में है। तो पैरेलल घरों में यूज करते हैं। जल्दी रिवाइज करा देता हूं एक बार। रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? ऐसा रेसिस्टेंस जो कनेक्ट होता है बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में। ये उसका सर्किट डायग्राम है, ये इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये रेसिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है। अच्छा, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इलेक्ट्रिक करंट सब में अलग अलग होगा, सारे रेसिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन वोल्टेज समय सेम होती है। अगर कोई एक रेसिस्टेंस टूट भी जाए तो बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटी में, घरों में इसी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे हम सीरीज वाले का। ये फॉर्मूला आया कैसे, डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा नोट्स का, मेन नोट्स का, तो मैंने पूरा डेरिवेशन सिखाया है। बट अब तो रिवीजन कर रहे हो तो जल्दी सीख लो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अब मान लो आपके पास तीन रेसिस्टेंस है, तो तीन रेसिस्टेंस के लिए होगा V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ये तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपने सीरीज को समझा नहीं। सीरीज में क्या था? इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम था, इसलिए ये सेम रहेगा। लेकिन वोल्टेज और रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इस सीरीज में V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री, तीनों को प्लस कर देंगे। V1 V2 V3 तीनों को ऐड कर देंगे। ऐसे आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा तीनों V1 V2 V3, राइट हैंड साइड पे आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। V1 V2 V3 अभी पीछे समझाया था V बन जाता है, याद करो पीछे समझाया था। V1 V2 V3 मिलकर V बन जाता है। इन सब में I कॉमन है, I सब में से कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा R1 R2 R3। और V का फॉर्मूला क्या था? IR। ओम्स लॉ याद कीजिए, V का फॉर्मूला IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा R, यहां बचेगा R1 R2 R3। तो इसे बोलते हैं डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? सीरीज का। ये जो आप देख रहे हो, इस सीरीज का डेरिवेशन सीखा आपने, तो बहुत शॉर्ट, इससे आसान तरीका नहीं है डेरिवेशन करने का। नाउ डेरिवेशन सीखेंगे पैरेलल का। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? ये था फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। इसका डेरिवेशन कैसे करोगे? तो फिर ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में क्या था? V इक्वल टू आई आर, यहां से V की वैल्यू R अपॉन में ले आना, I की वैल्यू निकाल लेना। तो I की वैल्यू क्या आ गया? V अपॉन में R। आई की वैल्यू क्या आएगा? V अपॉन में R। अब पहला तीन मान लेते, यहां पे तीन सर्किट है, तो I1 इक्वल टू वी आर वन, I1 इक्वल टू वी आर वन, ठीक है। ऐसे I2 आ जाएगा, I1 के बाद क्या आ जाएगा? I2 क्या आएगा? ये I1 था, V अपॉन में R1, तो I2 क्या होगा? V अपॉन में R2। I3 क्या होगा? V अपॉन R3। तीनों को प्लस कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे I1 I2 I3 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? I1, ये रहा I1, देखिए ये रहा I1, I2 I3, तो ये सब आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या है? V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन R3, ये रहा। सब में से I1 I2 I3, अगर तीनों को ऐड कर दूंगा तो I आ जाएगा। अभी सिखाया था मैंने, पैरेलल में सिखाया था, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको सिखाया कि I1 I2 I3 मिलकर I बनता है। इन सब में V कॉमन है, तो V हमने कॉमन ले लिया। अगर V सब में से कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 बचेगा, ये रहा।
अब अभी अभी आई का फॉर्मूला होता है, था आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आर। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में आर, और ये जैसा था वैसे लिख दिया, वी से वी कैंसिल कर देना, तो 1 अपॉन में आर बचेगा। ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन आर। ये बचा 1 अपॉन आर, वी से वी तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा 1 अपॉन आर वन, 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन आर थ्री। तो ये जो फॉर्मूला है ये पैरेलल के लिए, तो ये डेरिवेशन था पैरेलल के लिए। तो सीरीज और पैरेलल में आपको ना बस मेरी एक छोटी बात याद रखना, देखिए मैं सीरीज सॉल्व कर रहा हूं, तो v इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, 1 1 2 2 3 3, तीनों को प्लस कर देंगे। सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका। तो v1 प्लस v2 प्लस v3, इधर आएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। क्लियर हो गया, v1 v2 v3 v होता है, तीनों में कॉमन क्या है, तो i कॉमन है। ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3। v का फॉर्मूला क्या होता है, तो v का फॉर्मूला होता है i इंटू आर, आई की जगह i, ब्रैकेट की जगह पूरा ब्रैकेट एज इट इज, कुछ नहीं करना चेंज हमें। आई से आई कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू क्या बचा, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये सीरीज हो गया। अब पैरेलल में क्या करोगे, सेम यही चीज करना है, बस फॉर्मूला अलग लगाना है। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू वी अपॉन में r1, आई इक्वल टू वी अपॉन में r2, आई इक्वल टू वी अपॉन में r3, 1 2 3, फिर वही 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दो, तो i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू होगा v अपॉन में r1, v अपॉन में r2, v अपॉन में r3। बिल्कुल सेम चीज चल रहा है, i1 i2 i3 मिलकर i, तीनों में कॉमन है v, ये बचेगा 1 अपॉन में r1, 1 अपॉन में r2, 1 अपॉन में r3। i का फॉर्मूला क्या होता है, तो v अपॉन में r, v जैसा है वैसा लिख दो, v से v कैंसिल, 1 अपॉन में r इक्वल टू 1 अपॉन में r1, ये था ना 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r3, तो 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन में r3। लोगो जी 2 मिनट का काम है, सीरीज पैरेलल डेरिवेशन जरूर करके जाना, कई बार पेपर में आ जाता है ना। अगला आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक ये कहता है व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, दे बिकम हॉट। तो आप देखते हो कंडक्टर हॉट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। दोबारा सुनिए, आप कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, उसमें करंट फ्लो करोगे ना, तो कुछ समय बाद आप देखोगे वो हॉट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, तो आप दोगे ड्यू टू, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। शॉर्ट में, अगर आपको इतना याद नहीं हो पा रहा तो मैं हूं ना आपके लिए, मैंने क्या कहा था आपसे, मैं हूं ना आपके लिए बैठा हुआ शॉर्ट में बताने के लिए। देखिए क्या करोगे आप, बस इतना याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, दोबारा बता दूं, ये पहले एक बार पेज पलट देता हूं ताकि आप, चलिए अब आते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, जब भी कोई डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कुछ ज्यादा अगर हम समझ मत याद करना, इतना ही याद करना है बस। अब देखिए, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेहतरीन फॉर्मूला था, जिन्होंने ये बताया था कि अगर आपका डिवाइस हीट हो रहा है तो कितना हीट हो रहा है, ये इस फॉर्मूले से निकलता है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये रेसिस्टेंस, ये टाइम, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सारे हीट, ये सारे मिलकर ये फॉर्मूला बन गया। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन आजकल पेपर में ऐसे नहीं आता, मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसा आता है। आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट को 3 गुना बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक करंट को 3 गुना बढ़ा दिया, तो बताओ हीट क्या होगा, तो हीट 9 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट स्क्वायर, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा, 3 गुना बढ़ाया, इसको 3 गुना बढ़ाया, तो 3 का स्क्वायर करोगे ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। अगर रेसिस्टेंस को 4 गुना करेंगे तो हीट भी 4 गुना हो जाएगा, अगर टाइम को 5 गुना करेंगे तो हीट भी 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ऐसे भी पेपर में पूछते हैं घुमा फिरा के। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, अभी तो बताया था, गीजर में, आयरन रॉड में, टोस्टर में, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, माइक्रोवेव में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। कितने एग्जांपल दूं मैं आपको, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो अभी तो बताया था फिलामेंट,
जो कि बनता है किससे बनता है, टंगस्टन नाम के एलॉय से बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब भी थोड़ी देर पहले समझाया, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन नाम के एलॉय से बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस का भी इस्तेमाल होता है। बल्ब की लाइफ को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन आर्गन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो वायर यूज करते हैं उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि हीट की वजह से कभी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ जाए तो हीटिंग की वजह से वो पिघल जाता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज नीचे गिर जाता है, ताकि हमारे सारे डिवाइसेस बच जाते हैं। तो इसे सेफ्टी डिवाइस बोलता है, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस, जो सीरीज में कनेक्ट होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। नाउ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं अब जरा। इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक पे आगे सर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ना कितना ज्यादा पावर खींच रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। आपके घर में मान लीजिए एसी है, तो एसी कितना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बाकी याद करके क्या करो, इतना तो याद कर लो बस, बहुत है इतना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करने का जो रेट होता है उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले होते हैं वो चार होते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से डिवाइड कर दो। दूसरा, वोल्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा, आई स्क्वायर की आर से मल्टीप्लाई कर दो। चौथा, वी स्क्वायर को आर से डिवाइड कर दो। तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के चार फॉर्मूले आपके पास, ध्यान रखिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है आपको, न्यूमेरिकल में यूज करूंगा मैं इन सबका। पहला फॉर्मूला होता है आई अपॉन में टी, दूसरा फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, तीसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, चौथा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं इन चारों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं क्वेश्चन के हिसाब से। तो फॉर्मूला चारों याद कर लेना, क्योंकि चैप्टर में से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, तो वॉट होता है। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। 1 वॉट की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो 1 वॉट की वैल्यू होती है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, याद रखोगे। 1 वॉट की वैल्यू होती है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखिए एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 लाख जूल बन जाएगा। 36 लाख जूल को 36 लाख जूल को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इस पेज पर हमने क्या जाना, हमने जाना इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का रेट क्या है, किस रेट से इलेक्ट्रिक करंट को खींचा जा रहा है, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के चार फॉर्मूले हैं, आई अपॉन में टी, वी इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ऐसा यूनिट होता है वॉट। 1 वॉट की वैल्यू होती है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 36 लाख जूल, जिसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ना पहला फॉर्मूला के लिए मैं बिल्कुल ना, देखिए इससे अलग वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल का, उसमें केवल न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे जो आपको करके जाने चाहिए हर एक एग्जाम से पहले। लेकिन फॉर्मूला मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। न्यूमेरिकल करने से पहले आप अपने आप को चेक कर लो कि क्या आपको ये फॉर्मूला आता है। पहला, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। दूसरा, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो, पहले सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, रेसिस्टेंस रॉ एल ए, आई का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे करंट को मिलकर I, V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलकर टोटल वोल्ट। सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में है तो 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, जहाँ H का मतलब हीट था। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में R। और लास्ट एक और फॉर्मूला आपको करके जाना है, वो है ये एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी निकालने के लिए कि कोई चीज कितना एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हम ऑफलाइन बैच में बोलते हैं अक्सर पीएचडी, ये याद रखिए। एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पीएचडी, कितने पावर का है, कितने आवर यूज किया, कितने डी यूज किया। आप ऐसे समझिए ना कि कोई चीज लेके आया, मैं एसी लेके आया, ये मेरा एसी है, ठीक है। ये एसी जो है वो 1000 वाट का है, 1000 वाट का है। इसे दिन में मैं 8 घंटे चलाता हूँ और दिन के 30 दिन चलाता हूँ। तो मुझे निकालना है इसकी एनर्जी, ये कितना एनर्जी खींच लेता है एक महीने में। तो पहले पावर, पावर क्या है तो 1000 है। आवर क्या है तो आवर 8 है, 8 आवर है। और डे कितना है तो 30 है। तो पावर आवर डे 8 3 जार 24 और 4 बार 0, तो
इतना वॉट ये एनर्जी खींच लेता है 1 महीने में। तो एनर्जी निकालने का पावर आवर डे, शॉर्ट में याद गया पीएचडी। तो ये था कंप्लीट रिवीजन चैप्टर 12 का। न्यूमेरिकल मैं आपको अभी थोड़ी देर में करा रहा हूँ, जिसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। जय हिंद, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। रिवीजन वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, प्लीज इसको शेयर जरूर कर देना एक बार। थैंक यू आप सबका।